नमस्कार मेरे चैनल के फ्रेंड्स। आज हम आपके से मिलने आए हैं एक और टॉपिक लेकर। इफेक्ट टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन प्रॉपर्टीज। हमने पहले एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर वीडियो शेयर किया था, हो सकता है आप लोगों ने देख लिया हो, नहीं तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखना। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने डिफाइन किया था कि ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच ब्रिज का काम करता है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है और इंट्रामॉलिक्यूलर यानी एक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कितने प्रकार का होता है। आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है वो हम बताने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं फिजिकल स्टेट। इसमें आपको इस तरह से समझाना है कि जैसे वाटर है, वाटर तो लिक्विड के रूप में मिलता है और H2S जो है वो गैस के रूप में मिलती है। इसका मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट अलग है। वाटर की फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड है, और H2S की फिजिकल स्टेट है कि रूम टेम्परेचर पर गैस है। इसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वाटर में OH बॉन्ड पॉलर है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हाइड्रोजन होगी और O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये हाइड्रोजन दूसरे वाटर की O पर उपस्थित लॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसको या तो हम 3 डैश से या 5 डॉट से दिखाते हैं। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और वाटर लिक्विड के रूप में मिलता है। रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वाटर लिक्विड के रूप में है, और वाटर में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इसी तरह H2S जो है उसमें SH बॉन्ड कम पॉलर है, तो उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, और मॉलिक्यूल्स के बीच ओनली वीक वान डर वाल फोर्स होता है, जिसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है और मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, इसीलिए H2S गैस के रूप में मिलता है। इसी तरह और एग्जाम्पल्स भी बन जाएंगे, जैसे अल्कोहल तो लिक्विड है और एल्केन गैस है, या ईथर। अल्कोहल लिक्विड है, एल्केन की जगह आप ईथर ले लो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पूरे कोर्स में कि जिनको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर ही स्टेट बताएंगे। अल्कोहल, ईथर ले लो, अमोनिया और फास्फीन का ले लो, रीजन सेम देना पड़ेगा। अमोनिया इज लिक्विड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फीन इज गैस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वान डर वाल फोर्स, alcohol is liquid due to presence of intermolecular hydrogen bond. Alcohol is liquid due to presence of intermolecular hydrogen bond, but alkane is gas because their bonds are non-polar. alkane के bonds non-polar हैं, उसमें intermolecular hydrogen bond possible नहीं है। ईथर में भी बॉन्ड CO बॉन्ड कम पॉलर है, इसलिए ये भी गैस है। तो इस तरह से आप फास्फीन और अमोनिया का ले लो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी वो टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, इनके भी ले सकते हो। तो ये आप ऑर्गेनिक में काफ़ी पढ़ोगे एग्जाम्पल्स, तो फिजिकल स्टेट पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा क्यों है, तो आप वही रीजन दोगे
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या ये कहिए कि वाटर में OH बॉन्ड पोलर होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रांग फोर्स है जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। H2S में बॉन्ड कम पोलर है, मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ओनली वीक वान डेर वाल्स फोर्स है जिसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसलिए H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये तो एक्सप्लेन भाई जब क्वेश्चंस आते हैं 11th के कोर्स में या रीजनिंग आता है तब आपको एक्सप्लेन करना होगा, और नीट और JEE कॉम्पिटिशन्स में ओनली आपको उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो उसमें से हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का रीजन लेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H2S से ज़्यादा है। इसी तरह अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा है, वही रीजन होगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है, इसमें भी वही रीजन होगा। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन से ज़्यादा है, इसमें भी वही रीजन होगा। HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज़्यादा है, इसका भी वही रीजन होगा, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन, अगर ये एलिमेंट हैं इनके ऊपर H लगा हुआ है और लॉन पेयर है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, बाकी दूसरे एलिमेंट्स वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। Cl के जरूर 2-3 एग्जांपल्स होंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को भी आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड बता सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसी तरह पैरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल का केस भी पूछते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, या तो ये क्वेश्चन बनेगा या ये बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा क्यों है। इन दोनों का ही आंसर होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मूला हमने पिछले हाइड्रोजन बॉन्ड वाले टॉपिक में भी बताया था कि बेंजीन रिंग पर OH और NO2 पैरा पोजीशन पर लगाओ, इसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल का OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट होता है तो मॉलिक्यूल को दूर दूर करना पड़ता है, इसीलिए लिक्विड वेपर में बदलता है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में अगर लिक्विड को वेपर में बदलना है तो हमें ये वाला फोर्स तोड़ना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि अगर आर्थोनाइट्रोफिनॉल लें, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का मतलब है कि बेंजीन रिंग पर OH और NO2 पास पास लगा हुआ है, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसमें OH और NO2 एक ही मॉलिक्यूल के हैं जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये रिंग बनती है जिसका नाम हमने दिया था कीलेट रिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में OH जो पोलर बॉन्ड है उसकी हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काम आ गई। अब दो मॉलिक्यूल अगर होंगे उनके बीच में ओनली वीक वान डेर वाल्स फोर्स होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पर हमको लिक्विड को वेपर में बदलना होगा। तो केवल दो मॉलिक्यूल के बीच जो वीक वान डेर वाल्स फोर्स है जिसकी एनर्जी हमने 1 से 3 किलो कैलोरी पर मोल होती है वो बताई थी। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में ओनली वान डेर वाल्स फोर्स को तोड़ना पड़ता है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 1 से 3 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में हमें मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है जिसकी एनर्जी है 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये रीजन समझ में आ गया। एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन लेना होगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा है, कारण कि इसमें
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है डेंसिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यूनिट वॉल्यूम का जो मास है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। यूनिट वॉल्यूम के मास को क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे चेंज हो जाती है? आप वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, वाटर में अगर हम आइस ले लें तो आइस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक वाटर मॉलिक्यूल है तो वो 4 वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा घिरा होता है। क्यों? 2 तो H के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड उन लॉन पेयर के थ्रू बनते हैं। तो आइस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। आइस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है खुली पिंजरे जैसी, यानी मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, जिससे वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो जब आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, आइस की डेंसिटी पानी से कम क्यों है। दूसरा क्वेश्चन बना, आइस पानी पर तैरती क्यों है। तो इन दोनों का एक ही आंसर है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे आइस का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, आइस पानी पर तैरती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ होती है, उससे अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ है, आइस है, उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं हीट करके, हीट का सिंबल ये होता है डेल्टा। जब भी कभी हीट का लिखना हो तो एरो के ऊपर डेल्टा लगाते हैं, जो आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस वाले में पढ़ा होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, उसको हीट करेंगे अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आप आइस के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कम होगी और वॉल्यूम कम होगा। तो जो वॉल्यूम पहले ज़्यादा था वो कम होगा। तो 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कम हो रही है, वॉल्यूम कम होगा। तो जब नीचे वाली डिनोमिनेटर कम होता है तो ये चीज़ बढ़ेगी। तो 0 से 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर अपन पानी को गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लो या कितना भी कर लो। तो आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप पानी को हीट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि चेंज ऑफ स्टेट विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ 4 डिग्री पर जो पानी है वो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो ये 2 पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हो गए कि 0 से 4 डिग्री तक तो डेंसिटी बढ़ रही है और 4 डिग्री से आगे डेंसिटी कम हो रही है। एक क्वेश्चन और बनता है कि पानी की जो डेंसिटी है, डी वाटर, पानी की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको एक्सप्लेन करो, इसको इसी के आधार पे समझाओगे कि 0 डिग्री पर आइस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम 0 डिग्री वाली आइस को गर्म करते हैं 4 डिग्री तक
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उससे ओपन गेज लाइक स्ट्रक्चर कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ती है। फिर 4 डिग्री के बाद जब हम गर्म करते हैं तो वो उसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने से वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो क्वेश्चन आ गया, आइस की डेंसिटी 4 डिग्री पर मैक्सिमम क्यों होती है। एक ये आ गया, आइस पानी पर तैरती क्यों है। एक आ गया, आइस का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा क्यों है, या आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम क्यों है। इस तरह से डेंसिटी के हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम अगला पॉइंट लेंगे। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। इसमें आपको ये बताना है, जिनमें पोलर बॉन्ड है, जैसे OH बॉन्ड हो या NH बॉन्ड हो या FH बॉन्ड हो, जिनमें भी पोलर बॉन्ड है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए वो वाटर में सॉल्युबल हैं। तो इसके ऊपर आपके ढेरों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि अमोनिया पानी में घुल जाती है, फास्फिन नहीं घुलते, या अल्कोहल पानी में घुल जाता है, एल्केन पानी में नहीं घुलता, या अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, ईथर पानी में इनसॉल्युबल है, या प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला होता है RNH2। R मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप है, ये तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये प्राइमरी अमीन है और ये 2R है तो सेकेंडरी अमीन है। तुम्हें दिख रहा है कि प्राइमरी अमीन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, सेकेंडरी अमीन कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन की बजाय पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है। लेकिन अगर टर्शियरी अमीन लोगे तो वो तो पानी में घुलेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है। केवल ये लॉन पेयर की वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी उससे ज़्यादा होगी, इसकी उससे ज़्यादा होगी। और अगर बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। सेकेंडरी अमीन का कम होगा और टर्शियरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, क्योंकि टर्शियरी अमीन अगर अकेला है तो उसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, ओनली वैन डर वाल्स फोर्स है। तो इस तरह से आप जितने मर्जी आए क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो कोई भी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। सॉल्युबिलिटी हो गया। अब स्टेबिलिटी पे हम ये बताएंगे कि KHF2 जो कि किस किस से बना है, KF एंड HF से। और KF और HF से कैसे बनेगा, ये KF है और ये HF है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए KHF2 स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी पर ये पॉइंट हो गया, KHF2 स्टेबल है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगला पॉइंट हम लेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है, जिसके लिए आपको मैं 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ। H3BO3 जिसमें B पर 3 OH है, ये आपने उसमें बनाया था लुईस स्ट्रक्चर में, तो ये H3BO3 है। इसमें इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है अगले बोरिक एसिड के O के साथ। तो बोरिक एसिड में तीनों हाइड्रोजन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर लेयर्ड है, परतों वाली है। तो क्वेश्चन आता है कि बोरिक एसिड हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो आप लिखोगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से अगर HF लिया है, HF में लॉन पेयर है फ्लोरीन पर, तो HF जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाती है। HF में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसको बोलते हैं जिग जैग स्ट्रक्चर। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई HF हैज जिग जैग स्ट्रक्चर, तो आप लिखोगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा स्ट्रक्चर का पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम लेंगे
विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये आप लोगों ने फिजिक्स में टर्म्स पढ़ी होंगी कि जैसे तुमने ग्लिसरॉल देखा होगा, ग्लिसरीन बोलते हैं देहात मतलब डेली उसमें ग्लिसरीन, लेकिन वो एक्चुअली ग्लिसरॉल होता है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो जो ग्लिसरॉल है यानी ग्लिसरीन है वो गाढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही मॉलिक्यूल में 3 OH हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है। तो जब वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज़्यादा होने से वो धीरे धीरे बहेगा। क्योंकि विस्कोसिटी क्या है? किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में होने वाली रुकावट है। क्योंकि लिक्विड का तुमने मूवमेंट पढ़ा होगा 10th की फिजिक्स में, 9th की फिजिक्स में, कि लेमिलर मूवमेंट होता है, लेयर्स के रूप में लिक्विड में फ्लो होता है, तो उनमें फ्रिक्शन लगता है, उसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ओनली वीक वान डार वाल फोर्स है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। अब आता है सरफेस टेंशन। इसका भी वही है कि जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। तो ये विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। अगली लास्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये हमने आपको बॉन्डिंग वाले एक वीडियो में बताया था कि किसी सॉल्वेंट की वो पावर जिससे वो आयनिक क्रिस्टल में आयंस के बीच के फोर्स को वीक करके आयनिक क्रिस्टल को सॉल्युबल बनाता है, सॉल्वेंट की उस पावर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट की ये पावर है जिससे वो आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबल बनाता है, आयनिक कंपाउंड को अपने में घोल लेता है, या वो गुड सॉल्वेंट का काम करता है। तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 है, कुछ बुक्स में 80 लिखा हुआ है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण 80 है, ज़्यादा है, इसीलिए वाटर आयनिक कंपाउंड के लिए गुड सॉल्वेंट है। तो वाटर आयनिक कंपाउंड के लिए गुड सॉल्वेंट क्यों है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप लिखोगे ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा क्यों होता है, तो आप लिखोगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज हमने इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स लिए हैं। अभी प्रॉपर्टीज और हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के साथ साथ पहले वाला हाइड्रोजन बॉन्ड का वीडियो भी देखना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको आगे और वीडियो देखने हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।